वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए सेकंड ईयर मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी पेपर 1 के बारे में, जिसका नाम है आपका जो है साइकोपैथोलॉजी। तो साइकोपैथोलॉजी को अंग्रेजी में तो हम जानते ही हैं साइकोपैथोलॉजी, लेकिन हिंदी में इसके नाम को लेकर के बहुत अधिक मात्रा में कन्फ्यूज़न है। जैसे मान लेते हैं, पहले इसको हम जानते थे व्यवहारिक मनोविज्ञान के नाम से, उसके बाद में व्यवहारिक विकृति विज्ञान व्यवहारिक विकृति का मनोविज्ञान कहने लगे इस पेपर को। इसके बाद में मनोवैज्ञानिक जो है रोग मनोविज्ञान के नाम से आने लगे। उसके बाद में इसको मनोरोग जो है निदान शास्त्र के नाम से हम लोगों ने कुछ जो है समय तक जाना। उसके बाद में लास्ट और आपका इस समय का जो नाम है इसका मनोविकृत विज्ञान। तो क्या नाम है? मनोविकृत विज्ञान। अगर इसकी मैं शुद्ध हिंदी की बात करूँ साइकोपैथोलॉजी, तो मनोविकृत विज्ञान अब इस समय ट्रेंड में है। मतलब कि यही आपके पेपर में आ रहा है। लगभग 2 साल अगर पिछले जाएंगे आप 2019 और 2020 के प्रश्न पत्र को देखेंगे तो यही आपको नाम मिलेगा। जबकि उनसे पहले आप 2011 के प्रश्न पत्र को देखेंगे तो ये मिलेगा, 12 को देखेंगे, 13 को देखेंगे तो ये इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। और लगभग 2018 तक यही सिनेरियो चलता रहता है, 2018 से पहले 17 तक। उसके बाद में इसमें चेंजमेंट आता है और मनोविकृत विज्ञान के रूप में हमारे सामने पेपर 1 आता है साइकोलॉजी का अर्थात मनोविज्ञान का बीए सेकंड ईयर के अंतर्गत। ये मुद्दे क्लियर हुए ना? तो और नेक्स्ट आपका जो पेपर है सोशल साइकोलॉजी, ओके ध्यान रखें। तो उसमें सोशल साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, इसमें साइकोपैथोलॉजी के बारे में। यहाँ पर आज की वीडियो के अंतर्गत मैं 14 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाला, 14 महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं ये। और यह हर जो है एक प्रकार से अधिकतर सब्जेक्ट्स की आपकी अपलोड है, उनको नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम से होगी वह। तो 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि इससे रिलेटेड जो हैं और यहीं से लगभग पिछले 5 साल के प्रश्न पत्रों को उठा करके देखेंगे तो लगभग यहीं से आपके प्रश्न बने हुए हैं। बस इन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ लेना है, बड़े ही आसानी से आप अच्छे नंबर ला सकते हैं एग्जाम में। यहाँ पर आप देखने का प्रयास करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें आपके जो है जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बन सकेंगे मैं उनको भी बताने का आपको प्रयास करूँगा। ओके, यहाँ पर बात करेंगे हम सामान्य व असामान्य व्यवहार के मतलब कि सामान्य व्यवहार और असामान्य व्यवहार क्या होते हैं, उनके अर्थ को जानते हुए, उनकी परिभाषा को देखते हुए, उनके विभिन्न कारकों को देखते हुए, उनके विभिन्न उदाहरणों को समझते हुए हम सामान्य और असामान्य व्यवहार में क्या अंतर होता है इसको जानेंगे। साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं उसको जानते हुए, मनोलैंगिक विकास की जो अवस्थाएं होती है विभिन्न उन अवस्थाओं को देखते हुए, प्रतिबल एवं तीव्र प्रतिबल जो विकृति होती, प्रतिबल विकृति और तीव्र बल विकृति या फिर तीव्र प्रतिबल विकृति, इन सभी विकृतियों को समझते हुए मनोदैहिक विकृति और मनोदशा विकृति के बारे में जानते हुए, मनोविचलता क्या होती है, उसके क्या कारण होते हैं, उन कारणों को समझते हुए, दुर्भीति क्या होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके कौन से कारण से दुर्भीति जो होती है, उसकी दुर्भीति क्यों होती है, और साथ ही चिंता मना स्नायु क्या होता है, साथ ही साथ विकार किसे कहते हैं इसको जानते हैं हम, समाज विरोधी व्यक्तित्व क्या होता है इसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। डीएसएम क्या होता है, इसके जो मॉडल है फर्स्ट सेकंड थर्ड और लगभग जो आपके थर्ड है और फोर्थ है, इनसे लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये क्या है, व्यामोही जो है व्यामोही विकृति क्या है, इसके लक्षण और परिभाषा को देखेंगे। विषाद क्या होता है, इसके कारण और उपचार को देखते हुए हम क्षोभोन्माद के लक्षण को, कारण को और उपचार को समझते हुए सिद्धांत देखेंगे। सिद्धांतों में मेरे प्यारे दोस्तों फ्रायड महत्वपूर्ण से आपके जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रायड का उपाहम अहम एवं पराहम या फिर जिसी को हम क्या कहते हैं जो है फ्रायड का गयात्मक पहलू का सिद्धांत, इन सभी मुद्दों को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर बात करते हैं पहले टॉपिक की, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। चूंकि सामान्य व असामान्य व्यवहार लगातार एग्जाम में प्रश्न बनना, लगभग यहाँ पर बता दूं 100% यह प्रश्न 2021 की दृष्टि से आप इसको ध्यान में रखेंगे। 2021 की दृष्टि से यह प्रश्न लगातार आ रहा है। मतलब ऐसा कोई पेपर नहीं है, आप 2011 से पेपर उठा करके देखें, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सभी में यह प्रश्न सामान्य और असामान्य व्यवहार को लेकर के पूछे गए हैं। तो इसको विस्तार से आपको, हालांकि सब पूछे गए हैं लेकिन ये लगातार मतलब एक भी साल जो है मिस नहीं हुए हैं ये, जबकि 1-2 साल इनमें से कोई टॉपिक जो है वो मिस भी हुए हैं लेकिन ये मिस नहीं हुआ है। आप ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो सामान्य और असामान्य व्यवहार क्या होते हैं, सामान्य व्यवहार की परिभाषा हम लोग देखेंगे और परिभाषा को देखते हुए उसके विभिन्न कारक जो होते हैं सामान्य व्यवहार के उसको देखेंगे और उदाहरणों को समझेंगे। इसी के तदुपरांत हम असामान्य व्यवहार क्या होता है इसको जान लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा और कारक और उदाहरण। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा इसको भी जान लीजिए। सामान्य आपसे पूछेगा जो है सामान्य व्यवहार की परिभाषा देते हुए उनके विभिन्न कारकों की विवेचना कीजिए, कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। तो इसको आपको याद कर लेना है।
या फिर आपसे यहीं से प्रश्न पूछेगा सामान्य व असामान्य व्यवहार में अंतर को बताते हुए उनकी परिभाषाओं पर जो है प्रकाश डालिए। या इस प्रकार से पूछेगा असामान्य व्यवहार क्या होता है, उसके कारकों को बताते हुए विभिन्न उदाहरण के माध्यम से समझाइए। कुछ इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बना के प्रश्नों को पूछेगा। तो बस आपको समान व्यवहार के बारे में मुद्दों को पढ़ लेना, जितने भी मुद्दे हैं, और असमान व्यवहार के बारे में। तो लगभग आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो कि सामान्य और असमान व्यवहार को लेकर के पूछे जाएंगे, वह सारे के सारे प्रश्न यहीं से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बड़ी ही आसानी सामान्य व असमान व्यवहार को पढ़ लेना। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं समझाने के पूर्ण कंडीशन में इस समय नहीं हूँ, और इसलिए पूर्ण रूप से उतना समय भी नहीं मेरे पास, ये जल्दबाजी में सारा मुद्दा हो रहा है। तो यहाँ पर आप इसको समझ लीजिएगा। बहुत जो है लगातार आपकी रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर जो है साइकोपैथोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी का जो है बनाइए आप, तो इसके लेकर के मैं तुरंत आ चुका हूँ। और फिर और भी सब्जेक्ट जो भी आपके हों उसको बताने का प्रयास करेंगे जल्दी। आज थोड़ा समय कम था, इसलिए ये सारे मुद्दे आपको तो है थोड़ा पूरा का मैं पूरा डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जल्द ही आपके सामने इन सभी मुद्दों को हो सकता है मैं करवा भी दूँ। अगर आपके ज़्यादा लाइक्स वगैरह इस पर आ जाते हैं, ज़्यादा आप लोग मोटिवेट कर देते हैं हमको, तो इन सभी को मैं करवाने का भी प्रयास करूँगा। आगे आपका मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। कुछ इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा आता रहा है। मैंने पिछले 5 सालों से और पहले 2011 से प्रश्न पत्रों को देखा है। अगर उसकी भी रिक्वायरमेंट हो तो उसको बताइएगा, मैं जो है उसकी भी जो है वीडियोज़ आपके सामने करवा दूंगा, और बड़ी ही आसानी से सारे के सारे प्रश्न कैसे पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी लाने का प्रयास करूंगा। अगर आप लोगों की अगर जो है साथ मिला लाइक्स कमेंट्स से, या फिर इसी प्रकार से आपने शेयर किया, तो मैं उसको भी करवाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। उसको प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक हैं, उन कारकों के बारे में आपको पढ़ लेना। आखिरकार मानसिक स्वास्थ्य को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं, इन कारकों से एग्जाम लगातार पूछे जा रहे हैं। तो बहुत सारे कारक हैं, उनको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में आपको पढ़ना क्या है, मनोलैंगिक, क्या मनोलैंगिक विकास। तो मनोलैंगिक विकास क्या होता है, इसको आपको पढ़ लेना है। और इसकी बहुत सारी जो है अवस्थाएं, कुछ अवस्थाएं होती हैं मनोलैंगिक विकास की। जैसे आपने पढ़ा होगा, बीए फर्स्ट ईयर में शायद पढ़ा होगा, आपने शैशवावस्था में बच्चे का विकास पढ़ा होगा, बाल्यावस्था में बच्चे का विकास पढ़ा होगा, आपने किशोरावस्था में बच्चे का विकास पढ़ा होगा, आपने प्रौढ़ावस्था में विकास पढ़ा होगा। ठीक उसी प्रकार से मनोलैंगिक विकास क्या होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर जानना है। और उसकी कुछ अवस्थाएं होती, कुछ चरण होते हैं, उन चरणों को यहाँ पर आपको समझ लेना है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या समझना है, कुछ चरणों को समझ लें। तो मनोलैंगिक विकास क्या होता है और उसकी विभिन्न अवस्थाएं क्या क्या है, उसको समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर ये मुद्दा आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपसे पूछेगा मनोलैंगिक विकास क्या है। मनोलैंगिक विकास की परिभाषा देते हुए उसकी विभिन्न अवस्थाओं पर प्रकाश डालिए, विभिन्न अवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा कीजिए। कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा, उसको आप बड़ी आसानी से बता दीजिएगा। आगे समझते हैं अगला जो चैप्टर है आपका, प्रतिबल क्या होता है, और प्रतिबल के साथ ही साथ आप तीव्र प्रतिबल विकृति क्या होती है इसके बारे में बताएंगे। विकृति, चूंकि विकृति से लगातार प्रश्न पूछे थे, विकृति कई प्रकार की होती हैं, और उन विकृतियों में बहुत सारी विकृति से मनोदैहिक विकृति आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा की दृष्टि से। मनोदशा विकृति, तो आपको मनोदशा विकृति पढ़ लेनी है, मनोदैहिक विकृति पढ़ लेनी है, और तीव्र प्रतिबल विकृति के बारे में आपको जान लेना। तो इस प्रकार से इन विकृतियों के बारे में आपको विस्तार से पढ़ लेना मेरे प्यारे दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं जो कि आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इन सभी को आपको जो है एक प्रकार से इग्नोर नहीं करना है, बड़े ही ध्यान से इनको पढ़ लेना है। आगे समझते हैं, आपके जो है सीरीज वगैरह में दिए होंगे अगर ये टॉपिक, तो उनको देख लीजिएगा। हालांकि मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जो है एक प्रकार से इस पर कार्य करूंगा, और जल्द ही आप लोगों के समक्ष जो है इसको समझाने का भी, मुख्य रूप से सामान्य असामान्य जो है व्यवहार क्या होते हैं, इनकी क्या परिभाषा होती है, इनके लक्षण क्या होते हैं, इनके उदाहरण क्या होते हैं, इनके कारक कौन कौन से हैं, इन सभी को बताने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। बड़े ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से आपको सोशियोलॉजी, हिंदी साहित्य, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, या इसी प्रकार से जो भी सब्जेक्ट आपके समझ में नहीं आते हैं उन सभी को मैं आपकी आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक वैसे ही कोई विषय वस्तु हो आपकी, उसको भी समझाने का प्रयास करूंगा। बस थोड़ा सा समय चाहिए, इस समय मेरे पास समय नहीं है। आप थर्ड ईयर में पहुंचेंगे, बड़े ही आसानी से आपको थर्ड ईयर की भी मटेरियल प्रोवाइड करवाए। तब तक मैं जो है बहुत सारे और एक प्रकार से और भी टीचर्स को मंगवाने का प्रयास करूंगा, और बड़ी ही आसानी से तैयारी आपकी होगी। आगे समझते हैं, मनोदैहिक विकृति और मनोदशा विकृति पढ़ लीजिएगा। आगे आपको मनोविदलता, तो मनोविदलता सबसे पहले आपको प्रश्न पूछा था मनोविदलता से। अब यहाँ से प्रश्न पूछेगा मनोदैहिक विकृति क्या होती है, इससे आप क्या समझते हैं, या मनोदशा विकृति से आप क्या समझते हैं, विस्तार से विवेचना कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा, बड़े ही आसानी से आप कर लेंगे। इसी प्रकार से आपका मनोविदलता क्या होती है, मनोविदलता की परिभाषा देते हुए उसके विभिन्न कारणों पर प्रकाश डालिए, विभिन्न कारणों को बताइए। तो मनोविदलता क्यों होती है, इसके कारणों को आपको यहाँ पर संक्षेप में बताना या फिर विस्तार से बताना, जैसे पूछेगा उसी प्रकार से आपको बता देना है।
आगे समझते हैं यहाँ पर अगला चैप्टर जो आपका महत्वपूर्ण है वह दुर्भीति। क्या है? अगला चैप्टर आपका है दुर्भीति, और दुर्भीति से लगातार प्रश्न बन रहे हैं। तो दुर्भीति क्या होती है और दुर्भीति कितने प्रकार की होती है और उसका कारण क्या क्या है। तो आपसे पूछेगा कि दुर्भीति किसे कहते हैं, या दुर्भीति से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हो दुर्भीति के कारण, मतलब कि दुर्भीति क्यों होती है, मतलब उसके कारणों की विवेचना कीजिए, या फिर दुर्भीति के प्रकार को बताते हुए उसके विभिन्न कारणों पर चर्चा कीजिए, या दुर्भीति किसे कहते हैं उसके प्रकारों की विवेचना कीजिए, उसके स्वरूप को बताइए। कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। दुर्भीति आपको पढ़ लेना है। कुछ भी पूछे दुर्भीति से, आप अगर दुर्भीति के बारे में पढ़ लेते तो उसको लिख दीजिएगा, तो आपको अच्छे मतलब कि नंबर अच्छे खासे मिल जाएंगे। ओके, बस हेडिंग वगैरह डालने का ध्यान रखेंगे। ऐसे पूछा है कि दुर्भीति के प्रकार बताइए, कारण बताइए, तो आप हेडिंग में डालें दुर्भीति के प्रकार या दुर्भीति के कारण, ध्यान रखेंगे ये बातें। आगे समझते हैं चिंता मना स्नायु विकार। चिंता मना स्नायु विकार से एग्जाम में प्रश्न पूछा था कि चिंता मना स्नायु क्या होती है, इससे आप क्या समझते हैं, विकार किसे कहते हैं, विकार के बारे में आप बताएं, विकार से आप क्या समझते हैं, इससे प्रश्न पूछता है, तो इसको आप भी पढ़ लीजिएगा। आगे आपका समाज विरोधी व्यक्तित्व। समाज विरोधी व्यक्तित्व क्या होता है, अर्थात जो पर्सनालिटी होती है जो कि सोशल विरोधी होती है, समाज से विरोध रखती है, तो इस प्रकार के विचारधारा को क्या कहते हैं, या फिर इस विचारधारा क्या होती है, इसको समझाने का प्रयास करेंगे, जो कि समाज विरोधी होती है। ओके, इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपको यहाँ पर डीएसएम आता है। डीएसएम एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं बचा, कोई भी ईयर नहीं बचा जहाँ से यहाँ से प्रश्न पूछेगा डीएसएम को लेकर के। ये मॉडल है एक प्रकार से, डीएसएम व्यक्तित्व का ही मॉडल है, एक प्रकार से विकृति का व्यक्तित्व का मिक्सचर मॉडल है कहीं ना कहीं पे। डीएसएम जो होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड है, इसी प्रकार से इसकी अवस्थाएं होती, तो इन अवस्थाओं इन मॉडल को आपको पढ़ना है। लगभग यहाँ से दूसरे और चौथे मतलब दूसरे तीसरे और जो है तीसरे और चौथे को लेकर के अंतर पूछा आता है, और इन दोनों में विभेद पूछा आता है और समानताएं पूछी जाती, तो इसको आपको पढ़ लेना है इन मॉडल को। ठीक, आगे समझते हैं। अगला है आपका व्योमोही विकृति। तो व्यामोही विकृति क्या होती है, इसको आपको पढ़ लेना है। यह भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि व्यामोही विकृति क्या होती है, इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। उसके बाद में लक्षण, व्योमोही विकृति के लक्षण, और उसके बाद में उसकी परिभाषा क्या है उसके बारे में आपको जान लेना है। और उसके बाद में आपको विषाद क्या होता है, विषाद किसे कहते हैं, इसको जानते हुए आपको उस विषाद के क्या कारण क्या है और उपचार क्या। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जो है विषाद किसे कहते हैं, विषाद हो जाने पर उसके कारण और उपचार, मतलब विषाद क्यों होते हैं और उसके उपचार किस प्रकार से हम कर सकते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछेगा। तो बड़े आसानी से आप अगर पढ़े होंगे तो कर लेंगे। आपसे मान लेते हैं विषाद आपने पढ़ लिया और कुछ भी प्रश्न पूछा जाए तो बड़े ही आसानी से आप विषाद के बारे में जो पढ़ा है कारण डाल लेंगे। कारण तो जानते हैं, मतलब क्यों हुआ विषाद, उपचार क्या, मतलब उसको हटाने के लिए, विषाद को खत्म करने के लिए क्या क्या उपचार किए जाने चाहिए। ओके, क्षोभोन्माद क्या होता है, तो क्षोभोन्माद क्या होता है, इसके क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं जब हो जाता है, इसके बाद में कारण क्या होता है इसके, उसके बाद में इसके उपचार हम कैसे कर सकते हैं। आगे समझते हैं। अगला है आपका सिद्धांत। सिद्धांतों से लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। फ्रायड का यह सिद्धांत फेमस है मनोविज्ञान में लगातार, और उपाहम अहम एवं पराहम, इसी को गयात्मक पहलू भी कहा है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि फ्रायड के जो है गयात्मक पहलू का विस्तार से वर्णन कीजिए, या फिर फ्रायड के द्वारा दिया गया उपाहम अहम या एवं पराहम क्या होता है इसको बताइए। या आपसे आते लघुत्तरीय में उपाहम अहम एवं पराहम लिखा मिलेगा, तो इसके बारे में आपको 50 शब्दों में बताना होता है। तो इसी प्रकार से आपको कितने शब्दों में कोई प्रश्न होता है, ऐसे आते लघुत्तरीय होते हैं उनको 50 शब्दों में, लघुत्तरीय जो होते हैं उनको आपको 200 शब्दों में लिखना होता है, दीर्घोत्तरीय को आपको 5 शब्दों में लिखना होता है। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिनमें कि केवल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, उन 10 में से केवल 4 करने होते हैं, चारों को 1-1000 शब्दों में लगभग लिखना होता है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होता है। हालांकि अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ में जो पैटर्न होता है वह यह चलता है, आते लघुत्तरीय होते हैं वो 10 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 50-50 शब्दों में लिखना होता है 10 को। इस प्रकार से 500 शब्द यहाँ पर आपको लिखने होते हैं। इसी प्रकार से मेरे पास 200 शब्दों वाले आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 1000 प्रश्नों को यहाँ पर लिखना होता है, मतलब 1000 शब्दों को। इसी प्रकार से इसके 2 प्रश्न करने होते हैं आपको दीर्घोत्तरीय के, तो 5 प्रश्न दिए होंगे, केवल 2 करने होंगे, तो यहाँ से लगभग 1000 शब्द यहाँ पर लिखने होते हैं। लगभग 2500 शब्दों को आपको लिखना होता है। 2500 शब्दों को मेरे प्यारे दोस्तों आपको लिखना होता है, और इसी 2500 शब्दों को लिखने में लगभग आपको 3 घंटे का समय मिलता है। बहुत समय है मेरे प्यारे दोस्तों, बस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बड़ी आसानी से लिख लेंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण थे, जिसको हमने बताया। और भी किस सब्जेक्ट पर आपके महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए उसको भी बताने का आप लोग प्रयास करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करेंगे। तो फिर मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों इसके सेकंड पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।